आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अपने खंडवा में जब भी जुल्म या तकलीफ होती है मैं आरिफ भाई को हमेशा खबर देते रहता हूँ। और ये पहली फुर्स में राज्यपाल के पास हो, डीजीपी के पास हो, मुख्यमंत्री के पास हो, आप जाते रहते हैं। तो इसी बात पे एक शेर के साथ आरिफ भाई कि घड़ी भर भी तनाव होने नहीं देते, घड़ी भर भी तनाव होने नहीं देते, और तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें सोने नहीं देते। और तुम्हारे सर पे जो अपनी माओ की दुआ है, इसी की वजह से कोई हादसा होने नहीं देते। आरिफ मसूद, आरिफ मसूद, राहुल गांधी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, खंडवा के तमाम लोग जिंदाबाद। भाई हमारे एक साथ बातें आज आपसे करना है। पहले उन बातों पर आपका ध्यान डालना चाहता हूं कि ये नफरत जोड़ो और नफरत समाप्त करो, जो दो नारे लग रहे हैं उसमें फर्क क्या है। एक तरफ नफरत बुलाने वाले हैं, एक तरफ नफरत समाप्त करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो किस मकसद के लिए निकाल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा भारत को क्या हो रहा है। तो ये ना समझ लोग, इन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा। अगर इतिहास को पढ़ा या एक बात, या तो आप इसको वायरल कर लो या फिर इसको पहले फोटो, पहले भाई सब फोटो खिंचा लो, फिर मुझे जरा बात कर लेना तो पहले फोटो कर, जिनको भी करना है। क्या होता है कुछ बोलना है। भारत जोड़ो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकाली जा रही है। कई राज्यों से होती हुई कन्याकुमारी पहुंचेगी, कश्मीर पहुंचेगी और वहां पर अपना सफर तय कर कर ये संकल्प लेगी कि देश जिस मुहाने पे खड़ा है उस मुहाने से देश काम और हिम्मत और साहस सिर्फ राहुल गांधी ने कहा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा लगता है। मैं अभी यात्रा के दौरान एक दिन, कल का किस्सा है, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो सावरकर के बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कमेंट्स कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने उस पर कुछ कमेंट्स करा। उसके बाद राहुल गांधी जी को सावरकर का इतिहास दिखाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को समझना चाहिए कि हम देश में आईना दिखाने ही निकले हैं और हम वो आईना देश में दिखाने निकले हैं जो आप बहकाने का काम, भड़काने का काम, नफरत का काम, जुल्म का काम कर रहे हो। राहुल गांधी आईना दिखाकर आपको ये बताना चाह रहा है कि जो कर रहा हो देश अपने मकसद से भटक रहा है। आजादी के वक्त मुजाहिद आजादी स्वतंत्रता सेनानियों ने जो भारत का सपना, जो हिंदुस्तान का सपना सोचा था, वो दृश्य कुछ और था और आज जो दृश्य वो कुछ और। आज के दृश्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आज के दौर में इंसान को जानवरों से ज्यादा बुरा मारा जाता है। कानून के मुहाफिज, कानून के रखवाले बजाय संविधान और कानून की बात करने के एक आरएसएस के एजेंडे पर जब काम करने लगेंगे तो देश तबाही की तरफ चला जाएगा, देश बर्बादी की तरफ चला जाएगा। उस तबाही और बर्बादी से रोकने का संकल्प और हिम्मत राहुल गांधी ने, वही सपना लेकर निकले
तो इनके पेट में दर्द होता है, जगह जगह बातें करने लगते हैं, कभी टी शर्ट ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। ये अब चलने वाला नहीं है। आप यकीन जानिए, भोपाल से चला, खंडवा जब भी आना हुआ तो आष्टा या इंदौर के जरिए खंडवा आया। पहली बार होशंगाबाद के रास्ते से चलता हुआ यहाँ पहुंचा हूं, और पूरे रास्ते में जो मोहब्बत, जो प्यार और जो पल के बिछाकर लोगों ने इस्तकबाल करा और हमारे रहने और इंतजाम करा, तब लगा कि असल भारत यही है। अभी सुबह जैन मंच पे आ गए गोयल परिवार, जिनकी यहाँ प्याज भी नहीं खाई जाती। उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम करा और हमसे कहा, भाई साहब अगर आप चाहो तो आपके कुछ यात्री अगर ऐसा कुछ खाते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। दिल बाग बाग हो गया। मैंने उनसे कहा नहीं, हम यही तो भारत बनाने निकले हैं, हम यही बात तो बताने निकले हैं कि बस आपने हमको मोहब्बत दे दी, उसी मोहब्बत के हम प्यासे हैं, जो आप खिलाओगे वही हम खाएंगे। यही काम सुभाष ने करा हरदा के अंदर, हरसूद में। दोस्तों और साथियों, तसव्वुर से बाहर है जुल्म। जुल्म का पैमाना इस इंतहा पे पहुंच चुका कि हम आपको बता नहीं सकते। इंसाफ करने वाले मजलूम की आह नहीं सुनते। जहां तकाजा इंसाफ का होता है, वहां वो मजलूम के साथ खड़े होने के बजाय जालिमों का सपोर्ट करते हैं, सत्ता की बुनियाद। और हम उनसे चंद सवाल खंडवा की सरजमी से करना चाहते हैं। क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमें आप भारत का इतिहास बताइए। हमने जो हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा, उस हिंदुस्तान की लड़ाई में हर वर्ग, हर समाज, हर जाति का व्यक्ति उस लड़ाई में शामिल था। दोस्तों, आज भी हमें जो लड़ाई लड़ना है वो अपने लिए नहीं लड़ना। हमारे आजादी के मतवालों ने, जंगे आजादी के मुजाहिदों ने वो हिंदुस्तान का सपना सोचा था जो खुशहाल हिंदुस्तान। उन्होंने अपना घर परिवार नहीं देखा, उन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, उन्होंने देखा तो मुल्क में आने वाली नस्ल, जो बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य देखा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपका तो पता ठिकाना भी आजादी की लड़ाई में नहीं था। आपके तो इन्हें गिने 3 नाम हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी, वीर सावरकर जी जिनको आप बोलते, और वीर सावरकर के सारे पत्र सार्वजनिक हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हम आपकी नौकरी करना चाहते हैं, हम तो आपके गुलाम बनना चाहते हैं। ये सावरकर ने कहा है, उसकी किताब में लिखा है। और सावरकर ने आगे ये भी कहा कि हम वो भारत चाहते जिसके अंदर संविधान नहीं हो, जो एक रूपता ले ले। तो मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी एक रूपता चाहते हो? क्योंकि जो आप एक रूपता का सम्मान चाहते हो, जो आप कानून चाहते हो, उसमें तो अभी आपने लिव इन रिलेशन की अनुमति दे दी। तो सनातन धर्म में हमने जो पढ़ा और जाना, तो लिव इन रिलेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लेना देना नहीं। जो दिल चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मरते जाते हैं और हमारे नौजवानों को बरगला और भड़का कर
बरादरान वतन के हिंदू नौजवान साथियों, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं कि आओ इतिहास पढ़ो। आधा इतिहास खत्म कर दिया, लेकिन जो आज भी मौजूद है वो इतिहास खोलो। और उस इतिहास को जब खोलोगे तो काले पानी की जेल में लाखों मुसलमान शहीदों के नाम दर्ज है, देख लेना जाकर इतिहास गवाए। ये आजादी का इतिहास और सच्चाई है। आपकी आंख पे पट्टी बांधी जा रही है, और क्यों बांधी जा रही है? क्योंकि उनको दिमाग महंगाई से हटाना है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, रोजगार का पता ठिकाना नहीं। अगर आप लोग सवाल करने लगोगे तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने तय करके देश में नफरत की आंधी बांधी, सत्ता पाने के लिए। इनका मकसद सिर्फ सत्ता है, इनका मकसद ओहदा है। ये सिर्फ ओहदा चाहते हैं। आप यकीन जानो, जंग आजादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सड़कों पे खून की नदियां बहा दी गई। अंग्रेजों ने गोलियां चला चलाकर खून की नदियों से सड़कों को सना दिया, और उसके बावजूद उस दौर के लोग क्या लोग थे, क्या सोच थी उनकी। सलाम है उस दौर के लोगों को कि जब वो घर से निकलते थे तो उनकी माएं, उनकी बच्चियां, उनकी बेटियां ये कहती थी कि आप लोग जा तो रहे हो, या तो आजादी का परवाना लेके आना या आपकी लाश आना चाहिए, तब हम बात को मानेंगे कि आप हमारे बाबा। उस इतिहास से आपका दिल और दिमाग हटा दिया। आपका दिल दिमाग जातियों में बांट दिया, मजहबों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। कहां है इतिहास? कौन सा इतिहास पढ़ाना चाह रहे हमको? वो इतिहास। और फिर कहते हो कि हम राम भक्त हैं। तो पूछना चाहता हूं कि राम भक्त कहने वालों, हमने जो इतिहास में पढ़ा तो महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई तो उसकी जबान से आखिरी वक्त में हे राम दिखा, और गोली मारने वाला गोडसे था जिसकी तुम पूजा करते हो। तुमने ग्वालियर में मूर्ति लगाई है और गोडसे की पूजा करते हो। शर्म नहीं आती राम भक्त कहलाने वालों? किस तरह देश को ले जाना चाह रहे? वीरांगना रानी झांसी का आज दिन है। रानी की झांसी के बारे में इतिहास तो खोलो। जब 1857 की लड़ाई में वीरांगना रानी झांसी घर से निकली लड़ाई लड़ने, तो उसने अपने इलाके के हिंदू साथियों को तो बुलाया, साथ साथ मस्जिदों के इमामों को बुलाया और एक खत लिखा, और उस खत पे लिखा कि मैं जा रही हूं देश के लिए लड़ने, अगर मेरी मौत हो जाए तो आप सब मिलके इस तिरंगे को थाम लेना और आखिरी दम तक भारत को आजाद कराना, ये मेरा सपना है। इस हिंदू मुस्लिम एकता के साथ देश आजाद हुआ। उस एकता को तोड़ना चाहते हो? उस संविधान को तोड़ना चाहते हो जो संविधान लाखों करोड़ों फ्रीडम फाइटर की कुर्बानियों के बाद देश को मिला? तुम अपने आप को ज्ञाता बताते हो। मैं अभी जब निकला सफर पर तो एक गांव पड़ा, उन गांव वालों से पूछा तो पता चला माखनलाल जी यहाँ पे पहली बार शिक्षक रहे। तो मुझे एक बात दिमाग में आई, भारतीय जनता पार्टी वालों बहुत बोर्ड लगाते हो माखनलाल चतुर्वेदी जी के, तमाम संस्थाएं उनके नाम से खोल रखी है, और कहते हो कि गुरुकुल के योद्धा माखनलाल चतुर्वेदी जी का हम सम्मान करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, माखनलाल चतुर्वेदी ने जो भारत का सपना दिया था वो क्या था?
माखनलाल चतुर्वेदी ने जो सपना दिया था और आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो बापू महात्मा गांधी के साथ तिरंगे के हाथ लड़ी थी, गोडसे के साथ नहीं लड़ी थी, गोडसे की विचारधारा पे नहीं लड़ी। और उसी दौर में जब मुल्क आजाद हुआ तो देश के बड़े बड़े विद्वान, तमाम बड़े मजहबों के, तमाम बड़े बड़े योद्धा, तमाम मजहबों के धर्मगुरु जो आपसे और हमसे कई ज्यादा दानिश्वर थे, ज्ञानी थे, उन्होंने एक संविधान मान लिया। उन्होंने कहा देश एक संविधान से चलेगा। जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया, हम सब उस पर मोहर लगाते हैं, और आज तुम उस संविधान को मिटाना चाहते हो। याद रख लो, जब तक आरिफ मसूद जैसे लोग जिंदा है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान मिटाने की हिम्मत मत कर लेना, जुर्रत मत कर लेना। इस संविधान से देश चलेगा, गोडसे की विचारधारा से ये देश नहीं चलेगा। इस देश को चलाने के लिए चंद दिनों के लिए धोखे से सत्ता पाई, और मध्य प्रदेश की सत्ता तो लुटेरों की है। शिवराज तो लुटेरा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता ने 18 में कमलनाथ को बहुमत दिया था, कांग्रेस को बहुमत दिया था। छल और कपट से हमारी सत्ता लूटने वालों चंद दिन के हैं मुगाल थे, बदल जाएंगे। 23 में नया दृश्य होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी और कमलनाथ मुखिया होंगे। इसलिए याद कर लो कि लुटेरों ज्यादा दिन तक बेईमानी चलने वाली नहीं। और मैं एक बात अधिकारी वर्ग से भी कहना चाहता हूं, बहुत मेहरबानी के साथ कहना चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग मेहरबानी करके संविधान की रक्षा करें। आपका दायित्व, आपने शपथ किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं ली है। बहुत सुनता हूं कुछ अधिकारियों के बारे में, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अगर इतना शौक है तो नौकरी त्यागो, जाओ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लो। लेकिन अगर नौकरी में रहना है तो संविधान के दायरे में चलना पड़ेगा। उससे बाहर चलोगे तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तैयार रहना 23 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम बार बार सुनते जुल्म बरपाते, और जुल्म बरपाने वालों के साथ आगे से आगे आप लोग भी हो जाते हो। मेहरबानी करके ऐसा काम मत करो। बहुत मुश्किल से आजाद हुआ ये भारत। ये जो तनख्वाह आप ले रहे हो, ये आपको मुल्क में तरक्की करने के बाद जनता के पैसों से मिली। इस देश को बचाने का काम हमारा है तो आपका भी। इस देश को तबाह और बर्बाद होने से बचाने का काम और जिम्मेदारी अगर हमारी है तो आपकी भी है। तो मेहरबानी करके इस देश को बचाने का काम करें। बहुत आसान होता है एक समाज की बात करना, बहुत आसान है। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद मुल्क के अंदर अंग्रेज चले गए, लेकिन जाते जाते हमें और आपको बांट के चले गए। लेकिन याद करो, और खास तौर से अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि ऐ मुसलमानों, पढ़ो अपना इतिहास। उस दौर के मुजाहिदे, आजादी के मतवाले जो जिंदा थे, आपके और हमारे बुजुर्ग, उन्होंने मुस्लिम लीग को तय नहीं करा, उन्होंने दूसरी पार्टी और महात्मा गांधी को अपना नेता माना और मौलाना आजाद को माना। मुस्लिम लीग की कायदत में नहीं गए। एक बात करना बहुत अच्छा लगेगा, किसी का दिल खुश करना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पूछना चाहता हूं, जो लोग समाजों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं, बिरादरियों की बात करते हैं, जब कोई दुख और परेशानी आती है तब कहां हो? सिर्फ फेसबुक पे, सिर्फ ट्विटर पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे, बस जिम्मेदारी हो गई पूरी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। इस फेसबुक, एफबी और ट्विटर से बाहर निकलो, बहुत बढ़िया बात। इससे बाहर निकलो, हकीकी सच्चाई में आओ, मेहनत करो, जमीन पर आओ और जमीन पर आकर मेहनत करो। आज आप हम यहाँ सब जमा हुए, अपना मकसद लेकर जमा। हम सब भोपाल से हमारी शादी चल रही,
तमाम समाज के लोग मेरे साथ चलना, एक संकल्प ले, क्योंकि अल्लाह ने एक मौका दिया। आजादी के वक्त हम लोग नहीं थे दुनिया में, हमारी जिंदगियां नहीं थी। जब अल्लाह ने हमारी जिंदगी दी तो उस दौर में महात्मा गांधी था तो आज राहुल गांधी था। जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि नफरत बढ़ रही थी, तब हम इंसाफ और जुल्म के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे। मेरे बहुत सारे लोगों को कांग्रेस से शिकायत भी होती है, मेरे बहुत सारी बातें खंडवा से आती हैं कि कांग्रेस के फला नेता ठीक काम नहीं कर रहा, कांग्रेस का फला नेता ऐसा काम नहीं कर रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता कि आप किसी की परवाह मत पालो, जो काम कर रहा है ठीक है, जो नहीं कर रहा वो भी ठीक है। हमारा मिशन एक होना चाहिए कि हम अपने मिशन पर डटे रहें। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए मुत्तहिद होने में कमी क्या है? किसने रोका? कौन मना करता है? अगर जुल्म होता है तो मुत्तहिद होकर कलेक्टर कार्यालय घेरने को कौन मना करता है? अगर जुल्म होता है तो ज्ञापन देने को कौन मना करता है? हो इकट्ठा और एक बात करो, लेकिन उस इकट्ठा होने में एक बात का लिहाज करना हो। तुम्हारे पीछे बहुत साजिश करता लोग लगे हैं, याद रख लेना। और खंडवा वालों तुम्हारे ऊपर तो ज्यादा ही है, इसलिए मेहरबानी करके बहुत होशियारी से चलो। इनको कोई ऐसा अवसर मत दो जो ये चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद ही यही है। ये चाहते यही है कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम की फेरिस्तें लगे, तुम भीड़ लगाकर इस तरह से बाहर निकलो ताकि तुम्हारे ऊपर मुकदमात की फेरिस्त बना दी जाए, और मुकदमात की फेरिस्त बनाने के बाद तुम्हें मुजरिम करार दे दिया जाए और सालों तुम्हारा मुस्तकबिल जेल की सलाखों में बर्बाद किया जाए। उससे बचाने के लिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बात को हम तक पहुंचाते हो। जब जब खंडवा ने बात करी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बात करी। जब विधायक नहीं था जब भी बात करता था, जब विधायक बना जब भी बात करता हूँ। कोई दिक्कत लगती है मैं बात करता हूँ। क्यों आपस में लड़ने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हो? मुट्ठी बांधकर मुत्तहिद हो, सब तुम्हारे पास आएंगे, चलकर आएंगे, और कांग्रेस तुम्हारे साथ खड़ी होगी। जो ये मुगालता पालना चाहता है कि कांग्रेस तुमसे दूर करना चाहता है, तो आरिफ मसूद तुमसे कहना चाहता है कि सुन लो, तुम लोग कोई दिक्कत कांग्रेस की तरफ से नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन जो बातें मैं तुमसे कहने आया उसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा। बड़ी लड़ाई है हमारी, बड़ी लड़ाई नफरत वालों से, बड़ी लड़ाई जुल्म के खिलाफ है, बड़ी लड़ाई मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि जब बच्चे कराते, जब जुल्म बर्पा होता है तो कोई हथेली लगाने नहीं आता, कोई हथेली लगाने नहीं आता, तब आपको खुद जूझना पड़ता है। बहकाना आसान है, भड़काना आसान है, लेकिन सच्चाई के साथ चलना कठिन है। और मैं आपको सच्चाई से आगाह कराना, बहुत संयम से काम लो, बहुत मेहरबानी से काम लो। बहुत खराब सीट नहीं है खंडवा, जब दिल चाहेगा जब जीत लेंगे। ये सिर्फ ना जीत पाए। और एक बात सुन लो खंडवा वालों, तुम्हारे इस भाई को तो विधायक बनाने में न जाने कितने खंडवा के मतदाता मेरे यहाँ रहते हैं जिन्होंने मुझे विधायक बनाया, और वो सबके सब हिंदू मतदाता है। उन्होंने दिल खोलकर मेरा साथ दिया। यहाँ खड़ा है मेवालाल मेरे साथ, यहाँ खड़ा हुआ है दीपक, इसको चुनाव लड़ाया। और एक बात सुनो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं पहली बार चुनाव हारा, मैं धन्यवाद देने गया तो बस्ती के लोगों ने कहा कि भैया पहले व्यक्ति हो, हारने के बाद आ गए। मैंने कहा, मैंने चुनाव में कहा था कि मैं एक ईमानदार मुसलमान हूं, और आप एक ईमानदार मुसलमान को गले लगाओ, फिर आपको पता चलेगा कि ईमानदार मुसलमान कैसा होगा। और 2018 में इन लोगों ने गले लगाया और ठोक कर भारतीय जनता पार्टी खिलाफ वोट दिए और आपके भाई को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा। आज 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। पूछो इन लोगों से जाके, बहुत सारी मेरी माँ बहनें मेरे साथ पैदल चल रही हैं कि 4 साल में ईमानदार मुसलमान इनको दिख गया कि मुसलमान कैसा हो। कोई दिवाली कोई होली नहीं छोड़ी इनके घर। कोरोना में अगर पुराने भोपाल में खाने के लंगर थे तो नए भोपाल में भी इनके घरों के लंगर थे। किसी एक को मेरी विधानसभा में भूखा नहीं सोने दिया। पूछ
जाके मेरी विधानसभा में, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि मुझे खौफ है तो आसमान वाले का, और आसमान वाले के यहाँ इंसाफ है, जुल्म नहीं है, और आसमान वाले की पनाह मेरे सर पे बनी रहे, ये डर रहता है अल्लाह का कि कल जवाब हुआ तो वहां इंसान का जवाब देना होगा, बिरादरी जाति का नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात। मैं यही बात समझाना है कि अपनी ताकत को समझो, अपनी अहमियत को समझो, और उन सियासतदानों के साथ खड़े होना शुरू करो जो सियासतदान तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करना चाहते। उन लोगों से बाहर निकल कर आओ जो बेईमान है, जो लोग नफरत फैलाते हैं, जिनका काम सिर्फ ठगी है। बहुत मुश्किल से मुल्क की आजादी हुई, और मैं बारह ये बात कह रहा हूं, आज से नहीं कहता, कई साल से कहता। मेरा एक प्रोग्राम चलता, मैं तो रियाज से कहा था, ये आपका रियाज भी जरा जो है ना वो ढीला डाला है इस मामले में। ये खुद भी मजबूती नहीं चाहता मेरा भाई, ये 30 साल का साथी है, बेइंतहा मोहब्बत में से करता हूं, लेकिन मैं कहा था, याद करो, आप पूछो खड़े पास कि जंग आजादी के मुजाहिदों का प्रोग्राम जगह जगह चौपालों पे 15 अगस्त से पहले लगाओ, और लोगों की कानों में आवाज जाना चाहिए कि इस देश को आजाद कराने में, मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में लाखों उलेमा इकराम के खून इस सरजमी में दफन है, उसके बाद इस मुल्क हिंदुस्तान को आजादी मिली। अगर ये सदा घर घर जाएगी तो नफरत फैलाने वालों को नफरत फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। मौका हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी एक चिंगारी छोड़ती है, हम उसकी चिंगारी में आ जाते हैं। वो एक शगुफा छोड़ती है, हम सफाई देने में लग जाते हैं। वो एक शगुफा छोड़ती है, हम लोग बातें करने में लग जाते हैं। अरे बाबा, इससे बाहर निकलो। जिस दिन बाहर निकल जाओगे, मुट्ठी बांध लोगे, अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, तो यकीन जानो तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि बहुत 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 मेहनतों के बाद मुल्क आजाद हुआ, सलाखों से जकड़ा हुआ, गुलामी से जकड़ा हुआ भारत मिला था हमको। वो हिंदुस्तान मिला था जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ, और लाशों के ढेर लगा दिए थे, सड़कों पर घोड़ों से बांधकर रोन दिया गया था। लेकिन आजादी के मतवाले ये कह रहे थे कि हमें तुम्हारी अंग्रेजों, तुम्हारी चाय, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पानी, तुम्हारा दिया हुआ सोना पसंद नहीं है, हमें मौत पसंद है, लेकिन तुम्हारा कुछ पसंद नहीं है। ये था आजादी के मतवालों का सपना। मिलजुल कर लड़े तो हम बहुत पहले से, हमारे उलेमाओं ने तो 1857 से पहले, सन 47 से पहले 1803 में आजादी के बुगल बजा दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी। और मिलजुल कर लड़ाई होने के बाद नफरत बहाने वालों, जो हमारे ऊपर और हमारी कौम पे तनकीद करते हो, मुसलमानों पर जो उंगली उठाते हो, हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं रहा है, कल भी और आज भी। क्योंकि जब आजादी की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां देने के बाद सन 47 में यह मौका आया कि अब क़यादत कौन करेगा, तो मौलाना शौकत और मौलाना जौहर ने महात्मा गांधी को महात्मा का लक़ब दिया और झंडा उनके हाथ में दिया और कहा हम तुम्हारे साथ चलेंगे बापू गांधी। ये इतिहास है हिंदुस्तान का। महात्मा गांधी का लक़ब महात्मा गांधी को किसी और ने नहीं, मौलाना शौकत और मौलाना जौहर ने दिया। तब ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना। और भूल जाते हो मौलाना आजाद की सदा। मौलाना आजाद ने क्या सदा लगाई, और भूल जाते हो खान अब्दुल गफ्फार खान, वो कुर्बानी भूल जाते हो। जब जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोलियां लादी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सरहदी गांधी कहते हैं, उन्होंने कहा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जाओ देख लो, अगर एक भी मुसलमान के
पीठ पे गोली मिले तो मैं पठान नहीं कहलाऊंगा, जाकर देख लो। और जितनी लाशें उठाई सबकी छाती पे गोली थी और तिरंगा हाथ में था। ये था हिंदुस्तान का सपना, ये था मुल्क हिंदुस्तान। तो मेहरबानी करके उस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। नफरत फैलाने वालों से बाहर निकलो, ये बेईमानों की चाटुकारी से बाहर निकलो, ये डराने वालों से बाहर निकलो और तिरंगा हाथ में लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने का संकल्प लो और तय करो कि जब राहुल गांधी खंडवा की सरजमी पे गुजरे तो पूरा खंडवा ऐतिहासिक स्वागत करे, ताकि ये देश में मैसेज जाना पाइए कि ये खंडवा का ऐतिहासिक स्वागत। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सलीम भाई, अगर आप सब लोग मिल जाओगे तो यहाँ पर अमन लाने में देर नहीं लगे। थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। यकीन मानो ये नफरत समाप्त हो जाएगी, पूरे खंडवा में बदलाव आ जाएगा। सिर्फ हमें अहद करने की जरूरत है और अपने समाज को भी समझना। कोई दिक्कत है हमें बताओ, ये लड़ाने का काम करते हैं, मत घबराओ। और ये पुलिस वाले अगर जुल्म कर देते तो क्यों डर जाते हो? चंद दिन के हैं बेचारे, नादान हैं, इन्हें पता नहीं। जब बदलाव आएगा तो यही तुम्हारे घर खड़े होंगे और कह रहा हूं कि बात करा दो ऊपर से, यार गलती हो गई थी, हमारा भी कोई मामला करा दो। तो इनके चक्कर में मत आओ, ये लोग तो जरा में इधर जरा में उधर हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को तो तय करना पड़ेगा, हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, हम मजलूम के साथ होंगे, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम तिरंगा लेकर आगे निकलेंगे और ये संकल्प लेंगे कि इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। क्योंकि इस देश को बनाने में हमारे आबा अजदाद की लाखों कुर्बानियां, करोड़ों की कुर्बानियां हैं और उन कुर्बानियों के वजूद में हमको ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद मिला। उस आजादी के हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद होने से बचाने का काम हमें और आपको मिलकर करना होगा। इसलिए मुत्तहिद होइए। और जो दो लोग हैं, एक तरफ बात करने वाला है, दूसरा दूसरे तरफ बात करने वाला। जो जोड़ने वाला हो उसे तो गाली खाना ही पड़ेगा। घर का बड़ा होता है, मुखिया होता है, वो घर में गाली ही खाता है क्योंकि मुखिया होता है। तो एक बेटा कहता है कि आपने इसका ये कर दिया, दूसरा कहता है हमें कुछ नहीं दिया, तो घर में भी अपन झेलते। तो जब अपन तब की बात करेंगे तो अपन को सुनना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज देश बर्बादी पर, महंगाई बढ़ रही, ये देश उस कारागार में जा रहा है जिसको कोई सोच नहीं रहा। ये देश को धीरे धीरे उस मुहाने पे ले जाया जा रहा है। एक के बाद एक कदम पर इस देश को उस जगह ले जाने का काम हो रहा है जिसको जो दानिश्वर है वो समझ रहा है, जो नहीं है वो अपने मुगालते में डूबा है। और उस मुगालते से निकालने का काम हमारा आपका। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, कई नई नस्ल को क्या मिलेगा। जिस हिंदुस्तान में सुई नहीं मिलती थी, उस हिंदुस्तान के अंदर एक से बढ़कर एक चीज बनने लगी और विदेशों में बिकने लगी। ये तरक्की 70 साल में इस हिंदुस्तान ने करी। आज हम कहां आ गए? तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे आ गई, एक के बाद एक आ गई। हमारे दौर में आई थी तो इनको ये छूट न मिली थी। 8 सालों में क्या हुआ? रंगाविल्ला ने क्या कर दिया? दोनों रंगाविल्ला में दोनों गुजरात के लाके उद्योगपति हमारे सर टांग दिए और एक एक करके सारा खरीदा जा रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जब तुमसे सवाल करें तो उनसे ये पूछो कि भाई तुम बताओ, तुमने 8 साल में कौन सा काम कर दिया? एक आध काम तो हमें लाके गिनाओ। तुमने बुलेट ट्रेन कही थी, पता ही नहीं है वो ट्रेन कहां। कोरोना में तुमने ताली और थाली खूब बजवा दी। ताली थाली से तुमने कहा देश बच जाएगा। देश की जनता ने भी समझ लिया ताली थाली से देश बच रहा है, लाशों का ढेर लग गया। किसी भारतीय जनता पार्टी वाले से आपने ये बयान सुना? कोरोना में अगर वाहिद कोई चिल्ला रहा था तो उठा के यूट्यूब पे देखो, पहले दिन से आरिफ मसूद ये कह रहा था कि ये अजाब आसमान वाले का है। सारे धार्मिक स्थल खोलो, कोई धार्मिक स्थल बंद मत करो, मालिक को मनाओ, ये कहर खत्म हो जाएगा। लेकिन शिवराज से लेकर मोदी तक कोई नहीं सुन रहा।
और मुझे बताओ कि क्या हाल था अस्पतालों का। लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिले। गरीब मजदूरों को इन रास्तों से हम तो जूते पहनकर चल रहे हैं, और जब जूते पहन के चलने पर हमको एहसास हो रहा है, तो मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं उनसे पूछो कि हम जब ये बात करते हैं कि क्या हाल हुआ होगा गरीब मजदूरों का, जो कोरोना में जिनको चप्पलें नसीब नहीं, जिनको पानी नसीब नहीं, जिनको खाना नसीब नहीं, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये मुल्क को किस मुहाने पे ले जाके खड़ा कर दिया। बजाय मुल्क में काम करने के सिर्फ लफाजी और चापलूसी, सिर्फ मक्कारी, सिर्फ जुमलेबाजी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करता है, दूसरी तरफ शिवराज जुमलेबाजी करता है, और जुमलेबाजी से पूरे प्रदेश और देश को डुबाया जा रहा हो। तो क्या जरूरी नहीं है कि ऐसे वक्त में हमको सबको उठ के खड़े होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमने कांग्रेस की तरफ से एक सवाल उठाया और आरटीआई से मांगा कि हमें पोषण आहार चाहिए। उस पोषण आहार का हिसाब दो। जो बच्चों को पोषण आहार देने वाले थे, ये करोड़ों अरबों रुपए का पोषण आहार कहां गया। तो शिवराज सिंह विधानसभा छोड़कर भाग गए, सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने चर्चा चाही, चर्चा नहीं कराई। चर्चा कराते कैसे? क्योंकि जब हमने आरटीआई से लगाया तो आप सब लोग गवाह इस बात कि कोरोना में लॉकडाउन था कि नहीं था। सब हाथ उठा के बताओ, लॉकडाउन था? स्कूल बंद थे, आंगनवाड़ी बंद थी। उसके बाद सुनो आप शिवराज का कारनामा, उसके बाद बच्चों को बंटने वाला पोषण आहार अरबों रुपयों का 15 जिलों का कोरोना में शिवराज ने बंटवा दिया और पैसा ले लिया। ये हाल करा इन बच्चों का। और बेगैरत सामने बैठा हुआ देखता रहा, हम नारे लगाते रहे। मैं तो उसके मुंह पे ही लगाता रहा। मैं कहा मामा तूने तो गजब कर दिया यार, बच्चों का मामा कहलाने वाला तू तो डाका डाल गया बच्चों के हाथ पर। तो दाएं बाएं मुंडी करता रहा, जवाब नहीं दिया। ये हाल हुआ है कोरोना में आपके और हमारे साथ। तब कौन जाति पूछ रहा था, कौन धर्म पूछ रहा था, कौन मजहब पूछ रहा था। जिसको जो लग रहा था, तो देशवासियों और खंडवा वालों हम सब एक दूसरे के काम आ रहे थे। उस टाइम कोई जाति का बंधन नहीं था, क्योंकि सत्ता नहीं थी, सत्ता के दलाल नहीं थे, नफरत फैलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर नहीं थे। तो नफरत नहीं थी, तो मोहब्बत थी। वो तमाम समाज के एक होकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यही असल भारत है, यही इंसानियत है। और इंसानियत के अलम के लिए हम तुम्हें चेताने आए कि उठो और इंसानियत के साए में आओ, जुल्म के खिलाफ आवाज लगाओ, नफरत मिटाओ, देश बचाओ। इसी नारे के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा। साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड, खंडवा।